हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि डिप्लोमा लेक्चर के इस क्लासेस में शून्य से शिखर तक का सफर जीएस की तरफ हम चल रहे हैं। तो शून्य से शिखर तक के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं इतिहास के मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य में मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि इसमें कौन कौन से वंश चले। सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, और उसके बाद मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए। दोस्तों, मैंने इसके पहले में आपने बताया था बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, और इसके बाद हर्यक वंश आया। हर्यक वंश बिम्बिसार, जो नाम आपको मैंने पहले ही बताया, बिम्बिसार के बारे में बताया, अजातशत्रु के बारे में बताया, और इसके तीसरे जो थे उदयन के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। जैसा कि इस वंश को हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। तो हमने पहले बृहद्रथ को देखा, उसके बाद हर्यक वंश को देखा। किसको देखा? हर्यक वंश। इसके बाद हमने देखा शिशुनाग वंश। इसके बाद हमने देखा नंद वंश। तो दोस्तों, ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब इसके बाद हम चलेंगे, जो आज हमारा आज का वीडियो है उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखेंगे मौर्य वंश। क्या देखेंगे? मौर्य वंश। आज हमारा चलेगा मौर्य वंश। दोस्तों, चलते हैं हम मौर्य वंश की तरफ। जैसा कि इसके संस्थापक की बात करें, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के किया था? तो घनानंद को हराया था। किसको? घनानंद को हरा करके यह मौर्य वंश का स्थापना किया था। घनानंद को युद्ध में हरा करके मौर्य वंश का स्थापना करता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि मौर्य वंश का सबसे प्रमुख जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम मुरा था। इनकी माता का नाम मुरा। इनके नाम में ही इनके माता का नाम, जैसे मौर्य है तो मुरा इनके माता का नाम था, और इनके पिता का नाम सर्वनाथ सिद्धि। अब इनके बारे में हमें कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में, इनके वंश के बारे में बहुत ही अलग अलग विचार आए थे। इनके वंश के बारे में अलग अलग विचार आए थे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में इनके वंश को कुछ और कहा गया, जैन धर्म में कुछ और कहा गया, और बौद्ध धर्म में कुछ और कहा, और रोमिया थापर नाम के जो इतिहासकार थे उन्होंने कुछ और बताया। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें शूद्र कहा गया। आप यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि ये क्या थे? शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। और उसके बाद इन्हें कुछ जौन धर्म में बोलते हैं। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो जैन धर्म में कहा गया, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म दोनों एक ही था। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में क्या कहते हैं? मौर्य क्षत्रिय। मौर्य वंश के ये क्षत्रिय थे। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म ये दोनों मिलकर ही क्या बताते हैं? मौर्य वंश के क्षत्रिय थे। और रोमिया थापर, तो रोमिया थापर जो है इतिहासकार, ये इन्हें कहते हैं ये वैश्य थे। क्या थे? वैश्य थे। तो दोस्तों, तीन तरह से इनके जाति का वर्णन किया गया है। पहले ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया ये शूद्र थे, जैन और बौद्ध धर्म इन दोनों में लिखा गया मौर्य क्षत्रिय थे, और रोमिया थापर कहते हैं कि क्या थे? वैश्य थे।
तो इनके बारे में आपने इतना देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में, जैसे कि 322 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी पे बैठे और इन्हीं के समय कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य के सहयोग से युद्ध हुआ था घनानंद से। कौटिल्य के सहयोग से ही घनानंद से इनसे युद्ध हुआ। घनानंद अब कौन था, इनके साथ कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो थे वो थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन थे, कौटिल्य। और घनानंद के साथ कौन था, युद्ध जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तो देने में कौटिल्य थे, जो कि इनके पुरोहित भी थे। कौटिल्य क्या थे, इनके पुरोहित भी थे। और घनानंद के साथ थे भद्रशाल। कौन थे, भद्रशाल। तो दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देने के लिए तो कौटिल्य थे और घनानंद का साथ किसने दिया था, तो भद्रशाल ने दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की, तो वो 322 ईसा पूर्व में की। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बहुत सारे युद्ध लड़े थे। युद्धों में ये बहुत सारे जगह पे विजयी भी रहे। तो इन्होंने सिंधु नदी के किनारे, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से एक युद्ध लड़ा था। किससे, सेल्यूकस निकेटर से। तो इतना पहले आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों इतना आपने देख लिया। हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश, मगध साम्राज्य में। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर, इनके बीच एक युद्ध होता है। तो दोस्तों इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की बहन भी शामिल थी, जो कि सेल्यूकस निकेटर की सारथी हुआ करती थी। सेल्यूकस निकेटर क्या थी, वो सारथी थी। तो इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य बहुत साहसपूर्वक लड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित, दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी आप कहेंगे कौटिल्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित कौन थे, तो वो भी कौटिल्य का ही नाम है। तो दोस्तों इन्होंने जब युद्ध लड़ा तो उसमें इन्होंने जीत लगभग तय हो गई थी इनकी। तो इनके बीच समझौता हुआ। क्या हुआ, इन दोनों के बीच समझौता हुआ। इस युद्ध को सेल्यूकस निकेटर हारना नहीं चाहता था, तो इनके बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। समझौता में चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 चीजों का मांग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 3 चीजों का मांग किया। अब देखिए 3 चीजें हैं क्या। पहली चीज, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला सेल्यूकस निकेटर को क्या क्या दिया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या दिया, देखिए। पहला जो था, उन्होंने 5 राज्य दिए। 5 राज्य दिए। वो राज्य कौन से थे, कधार, काबुल, हेरात। अब ये जो काबुल है, अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में है ना, तो ये काबुल उस समय का एक व्यापारिक स्तर का जगह हुआ करता था काबुल। इन्होंने कंधार दिया, काबुल दिया, हेरात दिया, जेटरोसिया, क्या क्या दिया, जेटरोसिया दिया। ये भी जगह का नाम है, जेटरोसिया। तो कंधार, काबुल, जेटरोसिया और हेरात 4 जगह दिए थे। माफ करिएगा, 4 इन्होंने प्रांत दिए थे। मतलब सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। किसने दिया था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत समझौते के उपलक्ष्य में दिया था, क्योंकि ये युद्ध हारने वाले थे। सेल्यूकस निकेटर युद्ध हारने वाले थे, तो हार न स्वीकार करके इन्होंने समझौता किया। समझौते में 4 प्रांत दिए थे। कौन से, कंधार, काबुल, हेरात और जेटरोसिया। और दूसरा, विवाह किया। इन्होंने क्या किया, विवाह किया। किससे, इनकी बहन से। इनकी बहन से। इनके बहन क्या नाम था, हेलेना। इनकी बहन क्या नाम था, हेलेना। तो हेलेना से क्या किया, इसने विवाह किया। तो पहला 4 प्रांत दिए, दूसरा हेलेना से विवाह किया। और हेलेना से जब विवाह हुआ तो खुश होकर के, हेलेना से विवाह जब हुआ तो खुश होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है,
ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या दिया? 500 हाथी दिए। क्या दिए? 500 हाथी दिए थे। उसके बाद इन्होंने मेगस्थनीज को, इन्होंने क्या भेजा? मेगस्थनीज को राज दरबार में भेजा। मेगस्थनीज को राज दरबार में भेजा था। तो पहला चीज तो इन्होंने 500 हाथी दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जान लीजिए। ये तीसरा है, ये तीसरा इन्होंने मेगस्थनीज को दरबार में भेजा। इसकी मांग जो थी वो कुछ और थी कि हमें कोई दार्शनिक दीजिए, लेकिन दार्शनिक की जगह, मांग की जगह ये किसने भेजा था? इसको मेगस्थनीज को ये भेजे थे। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को राजदूत बना करके भेजा था। दोस्तों आपने देख लिया, इन्होंने 3 चीजें दिया था। पहला तो 4 प्रांत दिए थे, दूसरा विवाह किया था हेलेना से, अपनी बहन से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया, तीसरा मेगस्थनीज को दरबार में भेजा था। तो दोस्तों अब मेगस्थनीज को जब इन्होंने राजदूत बना के भेजा तो मेगस्थनीज ने क्या किया? मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। इंडिका पुस्तक की रचना की। अब हम कुछ देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्या करते हैं। जैसे कि इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। इन्होंने क्या लड़ा था? कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध को हम बाद में देख लेते हैं, पहले देखते हैं, अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार भी देखना है, उसके बाद अशोक भी देखना है। तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। तो इसकी मृत्यु जो थी 398 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 298, कहते हैं 298, हाँ 398 कैसे हुई? 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलेखना विधि है ना जैन धर्म में, तो जैन धर्म के संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राण इन्होंने त्यागा संलेखना विधि द्वारा, और ये जैन धर्म में इसका उल्लेख है। तो इतना आपने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इन्हें कहा गया जैन और बौद्ध धर्म में कि मौर्य क्षत्रिय थे। ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें शूद्र कहा गया। और जो रोमिया थापर थे, उन्होंने, इतिहासकार, उन्होंने कहा कि ये वैश्य थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है वो होता है आपका 345 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। और इन्हें, इनकी माता का नाम मूरा था। इनकी माता का नाम क्या था? मूरा था। इनके पिता का नाम सर्वनाथ सिद्धि था। सर्वनाथ सिद्धि, सर्वनाथ सिद्धि था। ये आपने देख लिया। माता का नाम मूरा, सर्वनाथ सिद्धि इनके पिता का नाम। ये एक मौर्य जात से आते थे, मतलब मौर्य वंशी थे, इसलिए इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया। और इसी का आप देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म में इन्हें मौर्य क्षत्रिय भी कहा गया है। और उसके बाद हमने क्या देखा? जब चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है तो युद्ध में समझौता होता है। समझौते के प्रति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 3 चीजें दिया था। पहला तो 4 प्रांत दिए थे। वो 4 प्रांत कौन से? कंधार, काबुल, हेरात और जेट्रोसिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किसी एक का नाम दे करके निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत नहीं था या फिर था, तो कौन सा है? कंधार, काबुल, हेरात और जेट्रोसिया। ये 4 प्रांत इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? हेलेना था। यही हेलेना जो कि सेल्यूकस निकेटर की बहन थी, उसका विवाह इसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, इसी समझौते के प्रति। अभी समझौते में जब हेलेना का विवाह हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर के 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान में दिए थे। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो इतना आपने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? बिंदुसार। तो मौर्य वंश में हम देख रहे हैं, अभी हम मौर्य वंश में देखेंगे बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और हेलेना का ही पुत्र था। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त जो पुत्र हुआ वो था
बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल जो हुआ 298 से 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और ये 273 ईसा पूर्व तक चला, 273 ईसा पूर्व तक चला। तो दोस्तों ये इसका कार्यकाल रहा। ये तो हेलेना का पुत्र था। ये कौन था? हेलेना का पुत्र, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। ये गद्दी पे बैठता है तो इसे उपाधि मिलती है अमित्रघात की। अमित्रघात की क्या मिला था इसे? उपाधि। तो इसे कौन सी उपाधि, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बिंदुसार को कौन सी उपाधि मिली थी, तो अमित्रघात की उपाधि मिली हुई थी। अब स्टोक के अनुसार कहते हैं कि सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, देखते हैं एंटियोकस, सीरिया के राजा क्या नाम था? एंटियोकस थे। ये कहां के थे? ये सीरिया के थे। ये कहां के थे? सीरिया। तो सीरिया के जो राजा थे, सीरिया के जो राजा थे वो थे एंटियोकस। तो सीरिया के राजा से इन्होंने 3 मांग किए थे। क्या क्या मांगे? 3 मांग थी इनकी। सीरिया के राजा से इनका 3 मांग था, 3 सूत्री मांग मान लीजिए, यही मान लीजिए 3 सूत्री मांग था। तो इन्होंने, ये शक्तिशाली थे, मगध साम्राज्य के उस समय राजा हुआ थे, मगध के अधीन सारे के सारे लगभग सभी राज्य मगध के अधीन थे। तो उस समय इन्होंने सीरिया तो आप समझ गए होंगे कहां, तो उस समय अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक हुआ करता था। उस समय मगध की गद्दी पे बैठने वाले थे ये बिंदुसार। तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 मांग किए थे। पहला था मीठा मदिरा। पहला क्या था? मीठा मदिरा। तो वहां का सीरिया का जो मदिरा था वो बहुत प्रसिद्ध था। तो उन्होंने पहला मांग किया था मीठा मदिरा का, और दूसरा मांग किया था सूखी अंजीर। तो दोस्तों अब इनके 2 मांग तो उसने पूरे कर दिए। अब तीसरा मांग था दार्शनिक को, कोई दार्शनिक भेजिए आप। क्या मांग था? दार्शनिक। तो ये दार्शनिक तो भेजते हैं, लेकिन दार्शनिक इनके पास नहीं रहता कोई, इसलिए दार्शनिक के रूप में एक राजदूत भेजते हैं। क्या भेजते हैं? राजदूत, जिसका नाम क्या था? डायमेकस। तो ये एग्जाम में आता है कि डायमेकस कौन था? तो डायमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था कौन? डायमेकस। और डायमेकस ये दार्शनिक नहीं था। तो इनकी कौन सी मांग पूरी नहीं हुई थी? दार्शनिक की मांग पूरी नहीं हुई थी। मीठा मदिरा तो इनका मांगे पूरा हुआ, सूखी अंजीर भी पूरी हुई। दार्शनिक की जगह पे राजदूत दार्शनिक की जगह पे कौन आया था? राजदूत भेजा गया था। किसे? डायमेकस को। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो आपने पढ़ा इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे वो कौटिल्य थे, चाणक्य उन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम है दोस्तों। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही लोग का नाम है। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय बिंदुसार। तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री राधा गुप्त थे। कौन थे? राधा गुप्त। ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों। कौटिल्य, चाणक्य उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बिंदुसार के बारे में लगभग बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आप ये याद कर लीजिए कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राधा गुप्त बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। अब बिंदुसार जो था, इसके दरबार में 500 लोगों का एक मंत्री परिषद हुआ करता था। 500 लोगों का एक मंत्री परिषद हुआ था, और उस मंत्री परिषद के अध्यक्ष को मंत्री परिषद एग्जाम में ये पूछता है कि 500 मंत्री परिषद, 500 लोगों की एक मंत्री परिषद थी। अब उस मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अध्यक्ष को क्या कहते थे? सलाटक। अध्यक्ष को क्या कहते थे? सलाटक। तो दोस्तों इतना आपने देखा बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार ये जो है 298 में गद्दी बैठता है और 273 तक ही चला पाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत दिनों तक ये राजा रहा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इसके पुत्र अशोक और सुसीम, 2 इसके पुत्र थे। लेकिन अशोक गद्दी पे बैठता है, सुसीम बड़ा पुत्र था, अशोक जबकि छोटा पुत्र था।
तो इसके बारे में और कहा गया 100 पुत्र थे। इसके बिंदुसार कितने पुत्र थे? कहा गया है 100 पुत्र थे और 100 की हत्या करके अशोक गद्दी पे बैठा था। सोचिए, कभी कभी कहते हैं कि इतिहास में अशोक महान, अशोक सम्राट, लेकिन अशोक भी एक समय लोगों को मारने वाला इस तरीके का राजा हुआ करता था। और ये कैसे अशोक महान बना, इसकी भी कहानी आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं हम अब किसकी तरफ? अशोक की तरफ। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। 273 में अब बारी आती है किसकी? अशोक की। इतना तो आपने बिंदुसार में देख लिया कि बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि इसको प्राप्त था। किसकी उपाधि प्राप्त थी? अमित्रघात। इसने एंटियोकस से, मतलब जो सीरिया के राजा एंटियोकस से, उनसे 3 मांग किया था, मीठा मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक। तो 2 चीजें तो उनकी मांग पूरी हो गई, दार्शनिक का मांग पूरा नहीं हुआ। तो राजदूत बनाकर डायमेकस को, इसने एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बनाकर इनके दरबार में भेजा था। और बिंदुसार के प्रधानमंत्री जो थे राधागुप्त थे और 500 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष तलाटक कहा जाता था। तो इतना आपने देख लिया बिंदुसार के बारे में। अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक महान, अशोक सम्राट। कैसे अशोक सम्राट? जबकि इसके बारे में यह भी कहा गया, मैंने आपको अभी बताया कि अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठता है। और जबकि यह बड़ा भी नहीं था, सुसीम इससे बड़ा था, उसके बाद भी अशोक गद्दी पर बैठता है। तो कैसे बैठता है अभी हम आपको बताते हैं, कैसे अशोक गद्दी पे बैठता है। दोस्तों बात हम करेंगे अशोक की। 273 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पे बैठता है और यह 232 तक, 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है मगध के गद्दी पर। तो मगध की गद्दी पे बैठने वाला अशोक एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था शुरुआत में। इसने जब कलिंग युद्ध ये लड़ता है तो कलिंग के राजा से युद्ध में ये 261 ईसा पूर्व में बहुत ही ज्यादा खूनखार ऐसे कुछ चीजों को देखता है जिससे इसके मन में कुछ परिवर्तन आता है। उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसलिए 2 बार गद्दी पे बैठा था। इसके बारे में कहा गया है कि यह 2 बार गद्दी पे बैठा था। पहली बार यह 273 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा और दूसरी बार यह 269 मतलब 69 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है। तो 2 बार गद्दी पे बैठने वाला अशोक था कि जो 2 बार गद्दी पे बैठा था। और इसके 2 नाम थे, इसके 2 नाम मिलते हैं। एक था प्रियदर्शी, दूसरा देव नाम प्रिय। पहला नाम इसका है प्रियदर्शी, इसके अभिलेखों में ही नाम मिलता है प्रियदर्शी। दूसरा था देव नाम प्रिय। तो इसके 2 नाम मिलते हैं हमें, पहला नाम प्रियदर्शी और दूसरा नाम देव नाम प्रिय। तो इन नामों से इसे बुलाया जाता था। लेकिन अब इसकी उपाधि तो मिला था इसको। अब अशोक के ये जो उपाधि है, अशोक नाम कहां पे मिला? अशोक नाम मतलब कि इसके देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम तो मिले, जो अशोक नाम था ये कहां पे मिला? अशोक। तो ये है इसका जो मास्की, क्या है? मास्की अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख। जो मास्की अभिलेख है और गुर्जर अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों में, इन दोनों अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अब ये अपने समय 5 प्रांतों में बांट दिया था अपने साम्राज्य को। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में बांट दिया था। तो इतना पहले आप देख लीजिए, फिर उन प्रांतों के बारे में हम बताते हैं। तो देख लेते हैं उन प्रांतों को। 5 प्रांत थे। पहला था उत्तरापथ, उत्तरापथ। पहला क्या था? उत्तरापथ। दूसरा था अवंती, दूसरा क्या था? अवंती। तीसरा था कलिंग, क्या है? कलिंग। और उसके बाद जो चौथा हुआ वो था दक्षिणापथ। वो था क्या? दक्षिणापथ। तो दोस्तों ये 4 नाम हुए। ये कितने हुए? 4। उत्तरापथ, अवंती, कलिंग और दक्षिणापथ। और जो 5वां हुआ वो था प्रासी। किस नाम से जाना गया? प्रासी। तो दोस्तों ये थे इसके 5 प्रांत। ये अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया था। अब इनकी कौन कौन सी राजधानी हुआ करती थी उनको हम देखते हैं। जो उत्तरापथ की राजधानी थी वो थी तक्षशिला। वो थी क्या थी? तक्षशिला।
और जो अवंती की राजधानी थी वो थी उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तिसला। कलिंग की राजधानी क्या थी? तिसला। अब जो दक्षिणापथ था, दक्षिण के क्षेत्रों में जो दक्षिणापथ था वो था सुवर्णागिर, वह सुवर्णगिरी। अब प्रासी, प्रासी पाटलिपुत्र, जो कि इसमें बिहार की राजधानी पटना है ना, तो वही पाटलिपुत्र, जो कि पहले पाटलिपुत्र नाम से जानी जाती थी, वही प्रासी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि 5 प्रांत तो बट गए इनके, 5 प्रांतों को अलग अलग कर करके तब ये शासन करते थे। अब ये किस तरीके से क्रूर शासक कैसे महान बना, तो चलते हैं बात करते हैं हम कलिंग युद्ध की। हम बात करते हैं किसकी? कलिंग युद्ध की। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे कलिंग युद्ध की। इसके पहले तो इसका नाम देवनामपुरी ये हुआ करता था, प्रियदर्शी हुआ करता था। अब ये अशोक, मैंने आपको बताया कि अशोक नाम इसका मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध की बात हम करेंगे। इसकी बात करेंगे कलिंग युद्ध। अब ये कलिंग युद्ध जो था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के राजा से, अशोक और कलिंग के राजा से। तो दोस्तों इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। सोचिए, रोमियो थापर के अनुसार, किसने कहा था? रोमियो थापर। मैंने आपको इसके पहले भी नाम बताया रोमियो थापर का। तो रोमियो थापर एक इतिहासकार है, इन्होंने बताया, इनके अनुसार, रोमियो थापर के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कितने? 1 लाख लोग मारे गए। तो सोचिए 1 लाख लोग को हत्या ये अशोक ने किया था। 1 लाख लोगों, मतलब इस युद्ध में 1 लाख लोग मर गए और लगभग 1.5 लाख लोग, मतलब 1.5 लाख लोग घायल हुए। क्या हुए? घायल हुए। तो दोस्तों 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। उसके बाद अब सोचिए, इतना क्रूरता होने के बाद, इतना खून देखने के बाद ये विचलित हो जाता है। अशोक क्या होता है? विचलित हो जाता है, जबकि इसने अपने भाइयों की भी हत्या करके, अपने भाइयों को भी पराजित करके गद्दी पे बैठा था। अब इतनी हत्या देखने के बाद ये क्या होता है? विचलित होता है। उस समय जाता है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध शिक्षा लेने किसके पास? उपगुप्त के पास। उपगुप्त के पास क्या करने जाता है? बौद्ध शिक्षा लेने। बौद्ध भिक्षु थे ये। कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। तो ये पूछता है एग्जाम में कि बौद्ध शिक्षा, जो बौद्ध शिक्षा थी वो अशोक ने किससे प्राप्त की थी? तो बौद्ध शिक्षा अशोक ने उपगुप्त से प्राप्त किया था। अब बौद्ध शिक्षा तो ये ले लिया, अब बौद्ध में किया क्या क्या ये भी देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने क्या क्या किया? बौद्ध धर्म के 10वें, अपने मतलब जिस वर्ष ये बैठा था गद्दी पे, इसके 10वें वर्ष ये कहां गया? बोध गया था। बोध गया था। ठीक है। तो बोध गया, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म जहां पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो बोध गया वो स्थान था। तो ज्ञान प्राप्ति जहां पे गौतम बुद्ध ने किया था, वहां पे ये अपने जिस वर्ष गद्दी पे बैठता उसके 10वें वर्ष कहा जाता है बोध गया। और 20वें वर्ष, अब दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी। तो ये अपने जिस वर्ष बैठता है गद्दी के, उसके 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है। कहा जाता है? लुम्बिनी जाता है। और लुम्बिनी जाकर के लुम्बिनी के लोगों को कर मुक्त कर देता है, कर मुक्त घोषित कर देता है। तो वहां पे इसका घोषणा क्या था कि कर मुक्त, लुम्बिनी पूरी तरह से कर मुक्त हो गया। तो दोस्तों ये था अशोक। सोचिए पहले कितना क्रूर शासक हुआ करता था। 261 ईसा पूर्व में इसने 1 लाख लोगों की लगभग हत्या की और 1.5 लाख लोग उस युद्ध में घायल हुए, कलिंग युद्ध में। और ये अपने 100 भाइयों, इसके 100 लगभग भाई हुआ करते थे, 100 भाइयों की हत्या करते, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी बैठा था ये। सोचिए इतने भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी पे बैठा। सुसीम को भी पराजित किया। सुसीम सबसे बड़ा इसका भाई था, उसको पराजित करके गद्दी बैठता है। इतना क्रूर होने के बाद ये बौद्ध भिक्षा लेता है। किससे? उपगुप्त से बौद्ध भिक्षा लेता है। बौद्ध भिक्षा लेकर के
इसके बौद्ध के 10वें वर्ष, जिस वर्ष ये गद्दी में बैठा था उसके 10वें वर्ष ये जाता है बोध गया, और उसके 20वें वर्ष ये जाता है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में जाकर के कर मुक्त कर देता है लोगों को। और उसके बाद इसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसने अपने पुत्र, श्रीलंका भी देखते हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत लोग हैं, तो वहां पे अपने पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र नाम था पुत्र का, और पुत्री का नाम क्या था? ये थे इसके पुत्र, और पुत्री थी संघमित्रा। पुत्री कौन थी? संघमित्रा। तो दोस्तों अब सोचिए कि इतना क्रूर शासक होने के बाद जब बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से मिलता है तो बौद्ध शिक्षा प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद अपने पुत्र महेंद्र को भेज देता है श्रीलंका, और संघमित्रा को भी भेज देता है श्रीलंका। तो पुत्र और पुत्री दोनों को भेजता है श्रीलंका, किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब इसने कुछ और काम किए थे। सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील, जो कि आपने नाम सुना होगा, सुदर्शन झील। दोस्तों सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराया है वो किसने कराया था इतिहास में? तो अशोक ने कराया था। अब अशोक ने ही ईरान के राजा दारा प्रथम से, अशोक ने ईरान के राजा दारा प्रथम से शिलालेख लिखने का ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था? शिलालेख लिखने का। इसके कितने शिलालेख थे? 14। इसके अभी मैं आपको शिलालेख के बारे में बताता हूं। इसको अब मैं रेस्ट कर देता हूं, इतना आपने देख लिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। इसने क्या क्या किया था? पहले शिलालेख की जो एक तैयारी थी, इसने कहां से प्राप्त किया था? तो दारा प्रथम से। दारा प्रथम से इसने क्या किया था? शिलालेख की दीक्षा ली थी। शिलालेख लिखने का जो ज्ञान था इसने कहां से लिया था? दारा प्रथम से। तो दारा प्रथम से ये शिलालेख लिखना सीखता है। अब इसके कितने शिलालेख हुए? इसके 14 शिलालेख हुए। कितने शिलालेख हुए? 14 शिलालेख। और सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। इससे शिलालेख किसमें लिखे गए? ब्राह्मी लिपि। तो इसके शिलालेख पूछता है एग्जाम में कि किस लिपि में लिखे गए, तो इसके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गए। और इसके 14 शिलालेख हुए और 6 स्तंभ लेख। शिलालेख आप समझ रहे हैं, 14 हुए। अब स्तंभ लेख की बात करते हैं। इसके स्तंभ लेख कितने थे? 6। तो 14 शिलालेख और स्तंभ लेख 6। और इसके 4 क्या थे? गुला लेख। 4 क्या थे? गुला लेख भी थे। इनका नाम भी आपने इतिहास में सुना होगा, गुला लेख। तो दोस्तों 4 इसके गुला लेख थे। तो अशोक ने 14 शिलालेख लिखे, 6 स्तंभ लेख और 4 गुला लेख। अब जो अशोक था, इसके कलिंग युद्ध का वर्णन, जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है उसकी बात करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? वर्णन 13वें अभिलेख में। 13वें शिलालेख, वही 13वें शिलालेख में पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया, किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। अब हम इसके बारे में देख लिए पूरी तरह से। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, उसके बाद बिंदुसार को देखा, अब उसके पुत्र हमने अशोक को भी देख लिया, अशोक के कार्यकाल को। अब इसके बाद अशोक का कार्यकाल 232 ईसा पूर्व में खत्म होता है। अब इसके बीच में जो आने वाले राजवंश मतलब राजा थे वो बहुत महत्व नहीं दे पाए इतिहास में। और जो सबसे अंतिम शासक हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बस इतना कि अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, हम बात करते हैं अंतिम की, क्योंकि सबसे पहला हमें जानना जरूरी है और बाकी प्रमुख नहीं थे, इसलिए अंतिम शासक भी हमें जानना जरूरी है। और अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो ये आपने देख लिया मौर्य वंश में। सबसे पहले आपने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, उसके बाद बिंदुसार को देखा, उसके बाद आपने अशोक के बारे में जान लिया। अब अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। तो बस इतना जानते रहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे आपके बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ।
तो दोस्तों एक बार हम देखते हैं चाणक्य के बारे में, क्योंकि चाणक्य से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि चाणक्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोस्तों इतना आपने जान लिया, अब हम बात करते हैं चाणक्य से, चाणक्य की रिलेटेड बातें हम करते हैं। चाणक्य कौन थे और चाणक्य मौर्य वंश में अपना योगदान क्या दिए थे। तो दोस्तों चाणक्य जो थे, अब दोस्तों चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। चाणक्य आप 3 नाम तो जानते हैं, इनके बचपन का नाम पूछता है। तो दोस्तों जो चाणक्य के बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। 3 नाम तो आप सुने हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो बचपन का नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। अब ये मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के क्या थे? पुरोहित भी थे। क्या थे? पुरोहित थे। तो मौर्य वंश के पुरोहित पूछता है तो ये थे चाणक्य, और प्रधानमंत्री भी पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो भी थे यही चाणक्य। तो दोस्तों चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक के बारे में आपने नाम सुना होगा। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य ने पुस्तक क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। तो नाम तो अर्थशास्त्र है दोस्तों। अब पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र उस समय की राजनीति पर आधारित है। इसमें कुछ प्रमुख आधारता है, जैसे कि विधवा विवाह। विधवा विवाह का भी वर्णन इस पुस्तक में हुआ है। विधवा विवाह और सामाजिक क्षेत्र, और क्या थे? कुछ सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य थे, कुछ क्या थे? सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य थे वो भी, इनका भी वर्णन इस अर्थशास्त्र पुस्तक में किया गया है। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें कुछ सामाजिक कार्य भी जिनका वर्णन इसमें किया गया है और राजनीति पर आधारित था, और इसमें विधवा विवाह का भी वर्णन हुआ है। अब इस पुस्तक को 15 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया है। और इस पुस्तक में श्लोकों की संख्या कितनी है पूछ लेगा, इस पुस्तक में श्लोक कितने हैं? तो इस पुस्तक में 4000 श्लोक थे। तो दोस्तों ये आपने देखा चाणक्य के बारे में। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री होते हुए पुरोहित भी थे, और इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और जब ये अर्थशास्त्र की रचना करते हैं, जब ये अर्थशास्त्र की रचना करते हैं तो उस समय इनका नाम क्या पड़ जाता है? चाणक्य और कौटिल्य। तो पूछता है कि इनका नाम चाणक्य कब पड़ा या फिर कौटिल्य कब पड़ा? तो अर्थशास्त्र के रचना के बाद। अब इसी अर्थशास्त्र रचना के बाद इनका नाम पड़ गया चाणक्य या फिर कौटिल्य। तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले राजदूत के बारे में, जो कि जिनका नाम था मेगस्थनीज। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है मेगस्थनीज के बारे में। अब हम बात करते हैं मेगस्थनीज के बारे में। तो दोस्तों ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एग्जाम में पूछता है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मतलब हेलेना के भाई सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये दरबार में आया था। अब हम बात करते हैं ये किया क्या था। तो इसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इसने की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। इसने इंडिका पुस्तक की रचना की, और इंडिका जो थी, इंडिका की रचना भारतीय समाज को 7 भागों में उसमें बांटा गया है। भारतीय समाज को इंडिका में कितने भागों में बांटा गया? भारतीय समाज को थोड़ा देख लेते हैं, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जानना बहुत जरूरी है। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है इसमें। तो इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। इसके प्रमुख प्रमुख भाग जान लीजिए, 7 कौन से थे। पहला था दार्शनिक। भारतीय समाज में दार्शनिक हुआ करते हैं। इसने क्या कहा? भारतीय समाज में दार्शनिक भी हुआ करते हैं। और भारतीय समाज में कृषक
तो बहुत जरूरी है। भारतीय जो समाज था वो किसानों पर आधारित था और शिकारी भी हुआ करते थे। इसमें क्या, भारतीय समाज में शिकारी भी हुआ करते थे। और इसने व्यापारियों का भी वर्णन किया, इसमें व्यापारी भी हैं और इसने कहा कि योद्धा भी हैं। भारतीय समाज में क्या क्या है, योद्धा भी है और व्यापारी भी है। और इसने निरीक्षक भी बताया, भारतीय समाज को क्या बताया, निरीक्षक लोग भी रहते हैं, निरीक्षक। और जो सातवां इसने बताया वो था मंत्री भी रहते हैं। भारतीय समाज में 7 प्रकार के लोग रहते हैं। इसने 7 भागों में भारतीय समाज को बांट दिया, दार्शनिक, कृषक, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री के रूप में 7 भागों में बांट दिया। इसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मतलब शासन चल रहा था उसमें ज्यादा दंड नहीं था। क्यों दंड, इसलिए ज्यादा दंड नहीं, दंड तो था, दंड तो इस कठोर था, इसलिए ज्यादा अपराध नहीं थे। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, अपराध नहीं थे। इसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अपराध नहीं है क्योंकि दंड कठोर था, दंड कठोर होने की वजह से अपराध नहीं थे। तो दोस्तों आज आपने ये देख लिया मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहें और आपकी क्लासेस, जीएस की क्लासेस इसी तरह चलती रहें। तो दोस्तों धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।